तेज रफ्तार में 8 बजे की 80 खबरों के बाद दी इनसाइड स्टोरी में अब वक्त है हमारी आज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का। क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक ट्रेंड एजेंट है? क्या सीमा हैदर को किसी खास मंसूबे के साथ भारत में घुसपैठ कराई गई? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह जानना जरूरी है। दरअसल सीमा हैदर से जांच एजेंसियों ने जो मैराथन पूछताछ की, उसमें कई ऐसे खुलासे हुए जिसने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। पूछताछ में ऐसा क्या निकला और सीमा हैदर का आईएसआई का मोहरा होने के क्या सबूत मिले हैं? आइए देखते हैं हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव तहकीकात। सीमा के टारगेट पर कौन कौन था? आखिर सीमा हैदर किसको मारने आई थी? सीमा कहां पर ब्लास्ट करने आई थी? आईएसआई के किस कैंप में सीमा को ट्रेनिंग मिली? आज पूरी साजिश का पर्दाफाश होने जा रहा है। आज पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की मोहरे की पूरी कुंडली खुलने वाली है। सीमा गुलाम हैदर के आईएसआई कनेक्शन का एक एक सबूत मिल गया। एटीएस से लेकर आईबी तक की पूछताछ में भारत से लेकर पाकिस्तान और नेपाल तक एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत, सारे गवाह, सारे सीक्रेट आज खुलने वाले हैं। आखिर जांच एजेंसियों को कैसे शक हुआ कि सीमा हैदर कोई प्रेम दीवानी नहीं बल्कि आईएसआई जासूस हो सकती है? आखिर जांच एजेंसियों को इस बात के क्या सबूत मिले कि सीमा हैदर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की एक ट्रेंड एजेंट है? इसका पता चला जांच एजेंसियों की सीमा हैदर से हुई मैराथन पूछताछ के दौरान। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सीमा के हाथ और पैर पर चोट के कुछ निशान मिले हैं। वो ऐसे निशान हैं जो किसी ट्रेनिंग के दौरान ही लग सकते हैं। इससे एजेंसियों का ये शक और पुख्ता हुआ है कि सीमा हैदर आईएसआई की एक ट्रेंड एजेंट है। शक नहीं कि ये आईएसआई की एक ट्रेंड है स्पाई और ये जानबूझ के भारत के अंदर भेजी जा रही थी और ये टेररिस्ट एक्टिविटी का एक बढ़ावा देती। ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल जिन्होंने इसकी मदद की उनको एक प्रकार से अब एक्सपोज करना चाहिए और एनआईए को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए इस इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में। सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने फेसबुक पर सेना के कई अधिकारियों और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यही नहीं, उसने अपने एक व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की फोटो लगाई हुई थी। सीमा हैदर इंटरनेट के जरिए दिल्ली एनसीआर के कई युवाओं से भी संपर्क में थी। इससे सीमा हैदर के असली मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे सीमा हैदर से लंबी पूछताछ में जांच एजेंसियों को इतना तो अंदाजा हो गया कि वो कोई मामूली महिला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी ने सीमा हैदर से पूछा, क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तान आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत में जाने के लिए कहा? मैं अपने भाई और चाचा से बरसों से नहीं मिली हूँ। ये आईएसआई क्या होता है, ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर ही पता लगा, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। मैं अपना भला और बुरा समझ सकती हूँ, मुझे कोई प्रेशर कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई थी और मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ। और वो तो कुछ बीच में आए बिना। और रही बात इंडियन की, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दें। पूछताछ में आईएसआई से जुड़े सवालों पर सीमा बड़ी मासूम बनती नजर आई। सूत्रों के मुताबिक एटीएस अधिकारी ने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और आईएसआई का नाम नहीं सुना, जबकि तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फौज में हैं और खुद स्मार्टफोन चलाती हो? आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई। आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर को काफी कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो सकती है और इसीलिए बार बार शक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर जा रहा है। आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसियों में से एक। अब सवाल यह है कि सीमा हैदर को आईएसआई ने ट्रेनिंग कैसे दी हो। इसके बारे में एबीपी न्यूज ने आईएसआई के एक रिटायर्ड जनरल को भरोसे में लेकर कुछ सीक्रेट्स पता किए तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान में पेशावर, कोटकी,
लरकाना, खुजदार, तुर्बत, कोहट और लाहौर में सीक्रेट जगहों पर आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर हैं। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में पेशेवर लोगों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कोर्स 25 दिन, 45 दिन, 90 दिन और 180 दिन का होता है। जिस व्यक्ति, संस्थान या देश की जासूसी करनी होती है, ट्रेनिंग के दौरान उसका पूरा माहौल तैयार किया जाता है। वहाँ की बोलचाल, वहाँ के ड्रेस, वहाँ का खान पान, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में ढाला जाता है। कि पिछले 2 सालों की हरकतें और मूवमेंट अगर कोई देखेगा तो उसे बिल्कुल लगेगा कि इसको किसी ने स्पॉन्सर किया है। सीमा भी जब सचिन के घर पहुंची तो उसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसमें वो खुद को एक पूजा पाठ वाली हिंदू महिला के तौर पर पेश करने लगी। तुलसी को जल चढ़ाने लगी, देवी देवताओं की पूजा करती दिखी। सीमा का हिंदू महिला की तरह ड्रेसअप होना, सीमा का धारा प्रवाह हिंदी बोलना, 5वीं पास सीमा की अच्छी इंग्लिश, ये सब उस पर शक पैदा करने के लिए काफी है। मैं बिल्कुल जाऊंगी, मैं उनकी बहुत फैन हूँ, मुझे उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। मुझे बिलीव है, यकीन है, भरोसा है यहाँ पे मुझे नहीं भेजेंगे। न सिर्फ हिंदुस्तान में सीमा शक के घेरे में है, बल्कि खुद उसके मुल्क पाकिस्तान में वहाँ के लोग इस मामले में अपनी ही एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। कंवल, ये सवालिया निशान तो हमारी एजेंसी और हमारी आर्मी के ऊपर भी देखें। आप इंडिया इस तरह जा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। नहीं जा सकती ना, बिल्कुल नहीं। एक घरेलू खातून, 4 बच्चों की माँ, जिसका शोहर रोजगार की गर्ज से सऊदीया बैठा हुआ है, वो किस तरह अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया पहुंची? अगर इंडिया की आर्मी और एजेंसी पर सवालिया निशान है तो ये सवालिया निशान हमारे ऊपर भी है। जानकारी के मुताबिक एटीएस सीमा के किसी भी एक जवाब से संतुष्ट नहीं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर हर सवाल सुनते ही अपने जवाब सामने रख दे रही थी। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। अब सवाल यह है कि सीमा का आगे क्या होगा। पूछताछ के बाद भी क्या वो भारत में ही रहेगी या उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? इसका जवाब यूपी के बड़े पुलिस अधिकारी ने दे दिया। सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते, कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सूत्रों के मुताबिक आईबी के लिए ये पहेली बनी हुई है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा हैदर को ये कैसे पता चला कि भारत में नेपाल के किस पॉइंट से दाखिल होना है। क्या उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए किसी ने ट्रेनिंग दी थी? दरअसल सीमा के हाव भाव, बोलचाल का तरीका, भाषा पर पकड़, तकनीक को लेकर उसकी जानकारी, ये सारी चीजें सीमा को सवालों के घेरे में ला रही हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं इसी खबर पर इनसाइड स्टोरी के लिए मनोज वर्मा के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अब तक की पूछताछ में क्या और बातें सामने आ रही है? सीमा को लेकर क्या पता चल रहा है? जासूस है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिन तक सीमा से, सचिन से और जो सचिन के पिता हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है। लेकिन अब तक की जो पूछताछ एटीएस ने की है, उससे कहीं ना कहीं एटीएस के सूत्रों ने जो हमें बताया है वो ये बताया है कि अभी तक जासूस होने के कोई भी ठोस सबूत एटीएस के हाथ नहीं लगे हैं। इसके अलावा एटीएस के सूत्रों का ये भी कहना है कि सीमा ने अब तक जो भी बयान दिए हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है और उससे ही सच का पता चल पाएगा। यानी कि वो किन रास्तों से आई, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, उन सभी लोगों के बयान लिए जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही ये सच सामने आ पाएगा कि क्या वाकई में सीमा कोई जासूस है या फिर वो सिर्फ प्यार के चलते ही यहाँ पर भारत आ गई थी। तो कहीं ना कहीं एटीएस के सूत्रों ने यह भी साफ किया है कि जिस तरीके से आज उसे एक गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की गई थी, कल भी हो सकता है कि उससे दोबारा पूछताछ की जाए और पूछताछ गुप्त स्थान पर ही की जाएगी, क्योंकि एटीएस को उसकी सुरक्षा को भी देखना है। क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि जहां पर वो इस वक्त रह रही है, ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा में, मनोज, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। सीमा और सचिन की पहली ऑनलाइन मुलाकात पबजी खेलते हुए हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच कई बार बात हुई। सीमा शारजाह से नेपाल होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंची। इसमें भी मोबाइल फोन का रोल अहम था। सीमा के अतीत के सभी पन्ने ये फोन खोल सकता था। पाकिस्तान से शारजाह होते हुए ग्रेटर नोएडा तक सीमा की यात्रा का हर राज फोन बता सकता था। लेकिन हैरत यह कि जिस फोन में और जिस सिम में सीमा के बारे में सारे राज थे, वो डैमेज है।
इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीमा के अतीत के राज दफन करने के लिए ये फोन और सिम डैमेज किए गए? क्या कोई ट्रेंड शख्स सीमा के डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट कर रहा था? साल 2020 ये वो दौर था जब मोबाइल पर हर तीसरा शख्स पबजी गेम खेलता था। पबजी की दीवानगी ऐसी थी कि गेम के शौकीन घंटों ऑनलाइन रहते और एक्शन पैक्ड गेम खेलते। ऑनलाइन पबजी खेलने वालों ने बाकायदा ग्रुप बना रखा था। कुछ तो अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलते थे, कुछ जान पहचान वालों के साथ और कुछ ऐसे अनजान लोगों के साथ जिन्हें वो सिर्फ गेमिंग के दौरान ही मिले थे। ऐसे ही पबजी खेलने वाले एक ग्रुप में साल 2020 में पहली बार सीमा और सचिन की मुलाकात हुई थी। पबजी खेलते खेलते ही सचिन और सीमा की नजदीकियां बढ़ी थी। ऑनलाइन दोस्ती का सिलसिला फोन पर गेमिंग से शुरू हुआ था। 2023 में सीमा पाकिस्तान से चलकर सचिन के पास नोएडा पहुंच गई। सीमा और सचिन की दोस्ती का हर राज उसके मोबाइल फोन में दर्ज है। अब सीमा सवालों के घेरे में है। एजेंसियों के सवालों के जवाब सीमा के फोन से मिल सकते हैं, लेकिन सीमा का फोन गायब है। फोन का डेटा डिलीट हो चुका है। अचानक फोन का गायब हो जाना क्या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या किसी ट्रेंड टेक्नोक्रेट ने सीमा के भारत पहुंचते ही उसके मोबाइल से सारे सबूत मिटा दिए? सीमा से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। सीमा के ISI कनेक्शन के सूत्र तलाशे जा रहे हैं। इस कनेक्शन का सबसे सॉलिड सबूत है सीमा का फोन। सीमा के पास से एजेंसियों को 4 मोबाइल फोन मिले। 3 फोन ठीक थे, 1 फोन टूटा हुआ था। सीमा के पास मिला वही फोन टूटा हुआ था जिसमें वो अपना पाकिस्तान वाला सिम इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तान में रहते हुए सीमा इसी फोन से सचिन मीणा से बात किया करती थी। सीमा इसी मोबाइल फोन से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करती थी। सोशल मीडिया पर सीमा के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो इसी फोन से बनाए गए थे। यानी इस फोन में सीमा के अतीत का हर राज दर्ज था। इस फोन का अचानक टूट जाना सीमा को लेकर संदेह पैदा कर रहा है। सीमा ने 4 मोबाइल और सिम कार्ड रखे, उनका इस्तेमाल किया और नेपाल से भारत में दाखिल होने से पहले उन्हें तोड़ दिया। अब वो नेपाल से भारत जब आई, उसके पास मोबाइल एक टूटा हुआ दिखाती है, उसके अलावा सारे सिम कार्ड नष्ट कर दिए गए। फोरेंसिक जांच के लिए ये जरूरी है कि सचिन का मोबाइल खंगाला जाए। सीमा अपने फोन की वजह से भी एजेंसियों के शक के दायरे में नहीं है। सीमा जब पाकिस्तान से नोएडा के लिए रवाना हुई थी तो उसके पास पाकिस्तान का एक सिम भी था, लेकिन ये सिम भी सीमा ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, सीमा ने अपने फोन से मई 2023 से पहले का सारा डेटा डिलीट कर दिया। ये सारे सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीमा इतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। ये सबूत बताते हैं कोई है जो सीमा को फॉरेंसिक एविडेंस मिटाने में मदद कर रहा था। सीमा को ट्रैक किया जाए तो उसकी इंटरनेट ऑपरेट करने की काबिलियत, ऑनलाइन रहते हुए उसने कितने भी जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उनको ऑपरेट करने की काबिलियत वाकई कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि इसको ये सारी महारत किसी एक प्लान के तहत दी गई। सीमा से अब तक एजेंसियों ने 17 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। इस पूछताछ में सीमा ये कहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची, लेकिन सीमा के नोएडा तक पहुंचने की कहानी में फोन वाला एंगल बार बार एजेंसियों को परेशान कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने पूछताछ में बताया नेपाल से भारत आते वक्त उसका फोन काम नहीं कर रहा था। सीमा ने बताया था कि बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल किया। नोएडा पहुंचने पर सचिन ने सीमा को एक नया सिम दिया, लेकिन एजेंसियों को सीमा के पास से 4 सिम मिले। सवाल यह है, आखिर 3 सिम सीमा के पास कहां से आए? सीमा को 3 नए सिम किसने दिए? सीमा हैदर इन सवालों के संतोषजनक जवाब एजेंसियों को क्यों नहीं दे पा रही हैं? अपना फोन और पाकिस्तानी सिम तोड़ने पर सीमा का कहना है उसे डर था कि पाकिस्तान के लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं।
एजेंसियां अब सीमा के टूटे हुए फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से इस फोन के डेटा को जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश हो रही है ताकि सीमा के राज सामने आ सकें। सीमा के मोबाइल वाले राज सिर्फ इतना भर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को शक है सीमा ने शारजा और काठमांडू में भी सिम खरीदा था। एजेंसियां सीमा से जानना चाहती हैं सीमा ने ये सिम किस डॉक्यूमेंट से खरीदा था। ये जानने की भी कोशिश हो रही है कि सीमा ने शारजा और काठमांडू वाले सिम से किस किस को फोन किया था। फोन से शुरू हुई सचिन और सीमा की प्रेम कहानी में फोन ही वो सबसे अहम सबूत है जो सीमा के अतीत का हर राज सामने लाएगा। वो बहुत ज्यादा ट्रेन करके भेजा गया है और वो एक प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी भारत का अगर वो नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि वो अकेली नहीं है, ये एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा होगी। लेकिन इस फोन को लेकर भी कई पेच है। सीमा एक साथ कई फोन इस्तेमाल करती थी। दरअसल जांच में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में रहते हुए सचिन ने सीमा को कई बार पैसे भेजे। काठमांडू आने के बाद भी सचिन ने सीमा को पैसे भेजे, लेकिन पैसों का ये सारा लेन देन किसी और शख्स के फोन के जरिए हुआ। तो अब सवाल ये, आखिर सीमा के पास जब अपना फोन था तो उसने नेपाल से किसी दूसरे शख्स के हॉटस्पॉट से सचिन को फोन क्यों किया और वो शख्स कौन था? इन सभी सवालों के जवाब अब तक सीमा से नहीं मिले हैं। इसीलिए सीमा के ISI कनेक्शन को लेकर शक गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। एजेंसियां सीमा के अतीत के पन्ने खंगाल रही हैं, वहीं सीमा के वर्तमान को लेकर ग्रेटर नोएडा में हंगामा शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा में सचिन और सीमा के घर के बाहर हंगामा हुआ। सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग हो रही है। द इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप, जिसमें अब तक आपने सीमा हैदर को लेकर हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा देखा। इन इन्वेस्टिगेशन का दूसरा सिरा जुड़ता है नेपाल तक। सचिन के साथ सीमा नेपाल के जिस होटल में 7 दिन तक रुकी थी, उसे ABP न्यूज ने आज ढूंढ निकाला। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय काठमांडू के विनायक होटल पहुंचे और यहां से ऐसे ऐसे खुलासे हुए जो सीमा पर शक का दायरा बढ़ाने वाले हैं। मैं पहुंच गया हूं काठमांडू में उस ठिकाने पर जहां सीमा हैदर और सचिन ठहरे थे। यहाँ वो 7 दिन तक रुके थे और जो शादी की थी उस शादी के भी गवाह यहाँ मौजूद हैं। यही तस्वीर थी। आप पहचानिए कौन कौन था? सीमा और सचिन। नेपाल में सीमा हैदर पर क्या सबूत मिले? काठमांडू में सीमा किससे छिपकर बातें करती थी? होटल में सीमा की सीक्रेट बातें किसने सुनी? ISI के किस एजेंट ने सीमा को नेपाल बॉर्डर पार कराया? आज इन सब का खुलासा होने जा रहा है। ABP न्यूज की टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए काठमांडू पहुंची तो कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। काठमांडू पहुंचकर ABP न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने वो होटल ढूंढ निकाला जहां सीमा हैदर ठहरी थी। उन चश्मदीदों को ढूंढ निकाला जिन्होंने सीमा हैदर को देखा था। मैं पहुंच गया हूं काठमांडू में उस ठिकाने पर जहां सीमा हैदर और सचिन ठहरे थे। पहले एड्रेस देखिए, न्यू विनायक रोलपा लिखा हुआ है और इसी न्यू विनायक रोलपा में ये यहाँ पर ये दिखाइएगा नया बस पार्क लिखा हुआ है। देखिए न्यू विनायक रोलपा और न्यू बस पार्क काठमांडू आगे लिखा हुआ है। काठमांडू में न्यू बस पार्क का इलाका है, यहाँ पर वो रुके हुए थे। ये हम इस होटल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली जो उनकी मुलाकात हुई थी आमने सामने वो यहीं पर हुई थी। यहाँ वो 7 दिन तक रुके थे और जो शादी की थी उस शादी के भी गवाह यहां मौजूद हैं। ABP न्यूज की इस तहकीकात में और क्या क्या सबूत मिले और सीमा हैदर से जुड़े और क्या क्या सुराग मिले? सीमा हैदर के नेपाल बॉर्डर पार करने को लेकर क्या सीक्रेट जानकारी मिली, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए
इस तफ्तीश के लिए नेपाल तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तारीख 10 मार्च 2023, जगह काठमांडू, नेपाल। हर रोज की तरह काठमांडू के एयरपोर्ट पर शारजाह से भी कुछ लोग पहुंचे। उस भीड़ में एक ऐसी महिला भी थी जो झूठ और फरेब की बुनियाद पर अपने मंसूबों को हकीकत में बदलने के लिए निकली थी। हिंदुस्तान आने से पहले सीमा हैदर 2 बार नेपाल पहुंची थी। पहली बार वो 10 मार्च अकेले ही कराची से शारजाह पहुंची और फिर शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू में वो 17 मार्च तक रुकी और इस दौरान उसके साथ सचिन भी मौजूद था। 17 मार्च को सचिन वापस हिंदुस्तान लौट आया, लेकिन सीमा नेपाल से शारजाह होते हुए वापस कराची लौट गई। पूछताछ में सीमा ने बहुत सी बात सच बताई है और बहुत सी बातें झूठी, जिसका खुलासा एबीपी न्यूज के कैमरे पर हुआ। सीमा ने बताया था वो पहली बार जब कराची पहुंची 7 दिन तक वहां रुकी। पहले वहां सीमा और सचिन ने जालसाजी की, इस पर से पर्दा उठ चुका है। एबीपी न्यूज की टीम ये जानकर हैरान रह गई कि सीमा और सचिन के किस्से जितने हिंदुस्तान में चर्चित हो रहे हैं उतने ही नेपाल में भी। लेकिन नेपाल से सीमा और सचिन के वो झूठ भी निकलकर सामने आने लगे जो वो अब तक पुलिस और मीडिया के सामने बताते रहे हैं, क्योंकि नेपाल के जिस पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों की शादी की बात हो रही है वो झूठ है। विनायक होटल के मालिक गणेश ने एबीपी न्यूज को बताया कि दोनों ने होटल के उसी कमरा नंबर 204 में शादी की थी जहां वो 7 दिन तक रुके थे। पहले सचिन आया, उन्होंने रूम बुक किया, तो उसके बाद सीमा आई। हमको भी लगा शायद कि क्या पता हो पति पत्नी, पर शादी तो बाद में किया उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में। नहीं, वो लोग पशुपति में नहीं किया था, वो जो सिंदूर डाले हैं वो लोग ने रूम में ही शादी किया। ये इनके रूम की है, रूम नंबर 204 में सिंदूर लगा रही है। सिंदूर लगाते हुए सीमा हैदर रूम नंबर 204 में। ये आपको कैसे मिला, उसने दिया था क्या? वो लोग ने, ये मैंने आपको टिकटॉक से निकाला था। एबीपी न्यूज संवाददाता होटल मालिक का ये दावा सुनकर चौंक गए, क्योंकि सीमा और सचिन तो लगातार मंदिर में शादी की बात कह रहे थे। अभिषेक उपाध्याय ने और परतें खोलने की कोशिश की। दूसरा सवाल था, क्या दोनों ने होटल में रुकने के लिए सही नाम पता दर्ज किया था या इसमें भी धोखा था? सीमा कितनी शातिर है इसका अंदाजा अब आपको आसानी से लग जाएगा, क्योंकि सीमा और सचिन ने विनायक होटल में फर्जी नाम और पते के सहारे ही कमरा बुक किया था, जिसका खुलासा भी होटल मालिक गणेश ने किया। रजिस्टर है, बड़ी जानकारी है कि फेक नेम से रुके दोनों सचिन और सीमा हैदर, ये हमको पता चल रहा है। अपना नाम से कहीं नहीं रुके। हाँ सर, इसमें उनका नाम नहीं है। उनका नाम नहीं है सर, अभी हम लोग बहुत धुना मिला ही नहीं। मतलब फेक नाम से रुके। फेक नाम है शायद। अच्छा, फेक नाम से रुके इसलिए आप इसमें ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, चेहरे से पहचान रहे हैं कि यही रुके। चेहरे से मैं पहचान लूंगा सर। तो ये तो फागुन में 10 तारीख को, मतलब मार्च के महीने में 10 तारीख को, ये तो आपको 1 हफ्ता यहाँ रुके थे ना? 1 हफ्ता। हाँ सर, एक हफ्ते से भी शायद ज्यादा ही रुके थे, 8-9 दिन ऐसे रुके। नेपाल में सीमा और सचिन ने तमाम झूठ बोले, कभी फर्जी नाम और पता दर्ज कराया तो कभी अपनी कुछ और पहचान बताई। सीमा ने किसी को ये भनक तक नहीं होने दी कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है। सीमा और सचिन बहुत पहले ही ये तय कर चुके थे वो नेपाल में 10 मार्च को मिलेंगे, और सीमा से मिलने के लिए सचिन 1 दिन पहले ही नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गया। सचिन ने 9 मार्च को ही होटल विनायक में कमरा बुक किया और ये फर्जी जानकारी दी थी कि सीमा उसकी पत्नी है जो 1 दिन बाद आने वाली है। कुछ एड्रेस बताया था इंडिया में, कहां से आया ये नहीं बताया? नहीं, उन्होंने बोले थे हमको पहले फर्स्ट में इंडिया से आए, तो हमने ज़्यादा ये नहीं किया था। अभी वो लोग इंडिया से आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, टेम्पल। तो पैसा कौन सा इस्तेमाल किया? इंडिया का रुपया इस्तेमाल किया? इंडियन रुपया। यानी कदम कदम पर झूठ की बुनियाद, और उस बुनियाद पर खड़ा किया गया प्यार का ऐसा मकड़ जाल जो हिंदुस्तान की सिरदर्दी बढ़ा रहा है। सवाल तो ये भी, 7 दिनों तक सीमा और सचिन ने नेपाल में क्या किया?
पूछताछ में सीमा ने कुछ ऐसी बातें भी भारतीय जांच एजेंसियों को बताई हैं जो नेपाल की हकीकत से मेल नहीं खाती। नेपाल में दोनों ने होटल में ये जानकारी दी थी कि वो घूमने पहुंचे हैं, जबकि उनका मकसद तो कुछ और ही था। यही तस्वीर थी। इसमें आप पहचानिए कौन कौन था? सीमा और सचिन। सीमा और सचिन। देखिए ये तस्वीर, इन्होंने इस तस्वीर की पहचान भी कर ली कि सीमा और सचिन दोनों यहाँ पर थे। क्या बताया था? घूमने के लिए आई थी। अच्छा, बताया था घूमने के लिए आए हैं। क्या बताया था, कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं। सीमा का मकसद हकीकत में क्या है ये अभी साफ नहीं, लेकिन इतना साफ है वो शुरुआत से ही हिंदुस्तानी लिबास में लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही है। सीमा हैदर जैसे ही पाकिस्तान की सीमा लांघती थी, उसका रंग ढंग और वेशभूषा सब बदल जाता था, क्योंकि नेपाल में भी वो ठीक उसी गेटअप में रहती थी जैसी वो हिंदुस्तान में नजर आती है, ताकि नेपाल के लोग भी उसके पाकिस्तानी होने पर शक न कर पाएं। तो 7 दिन जब यहाँ बैठे थे तो दिन भर का क्या होता था? कहीं बाहर जाना वाना? वो बाहर जाते थे घूमने के लिए। हाँ जी। तो आपको नहीं पता था कि ये जो लड़की है ये पाकिस्तान की? ये नहीं पता? नहीं, हमारे को कुछ नहीं पता होता है। नहीं। तो आपसे सीमा हैदर बात करती थी आपसे? टिकटॉक पर बनाई थी। इसका टिकटॉक बनाई थी? हाँ। इस बच्चे के साथ में टिकटॉक बनाई थी। कोई कहता है कि सीमा प्रेम में दीवानी है, तो किसी को ये साजिश की कहानी लगती है, क्योंकि सीमा पर शक करने की तमाम वजह हैं। सीमा की एक खासियत ये भी है, वो पल भर में किसी का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है, जैसा उसने नेपाल में किया। बातें बहुत करती है, लोग बताते हैं जहां जाती घुल मिल जाती है, एकदम से बात खूब करती है ना? बात खूब करती। एक सवाल सीमा के नेपाल से भारत आने को लेकर भी है। क्या कोई तीसरा शख्स है जिसने भारत में दाखिल होने में उसकी मदद की? इस पॉइंट को लेकर जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आईबी ये पता लगाने में जुटी है, क्या सीमा हैदर ने नेपाल से भारत में एंट्री करने के लिए किसी मानव तस्कर गिरोह की मदद ली थी? सीमा पहली बार जब 10 मार्च को नेपाल पहुंची थी तो 17 मार्च को वापस कराची चली गई, लेकिन दूसरी बार 10 मई को 4 बच्चों के साथ नेपाल पहुंची। फिर 11 मई को काठमांडू से पोखरा बस में गई। इसके बाद 12 मई को पोखरा से भारत के लिए निकली। ये यात्रा भी उसने बस से ही की। यहाँ वो यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी, जहाँ सचिन ने उसे रिसीव किया, और फिर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंच गई। नेपाल में जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, जो चश्मदीदों के बयान दर्ज किए, उससे एक बात तो साफ हो गया कि सीमा ने भारत में घुसने के लिए बेहद ही शातिराना तरीका अख्तियार किया। एक बात और साफ हो गई कि भारत में जब उसने एंट्री की तो वो बिना किसी बाहरी मदद के नहीं कर सकती, जिस तरीके से उसने एंट्री की। और यहीं पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर नेपाल में सीमा के मददगार कौन कौन हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। दरअसल सीमा जो बता रही है, जो कह रही है, और पिछले दिनों में जो उसकी गतिविधियां रहीं, उनमें सामंजस्य नहीं है, इसीलिए कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे मैं आपको काठमांडू लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपकी तहकीकात में क्या प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं? अखिलेश, सबसे खास बात ये है कि सीमा और सचिन लगातार यहाँ भी वो गुमराह कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपनी पहचान छिपा रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, हमने होटल में देखा, होटल में फिर जो उन्होंने जानकारी दी, जो आईडी दी, वो झूठी थी। शादी की जो बात बताई उसके बारे में अलग तथ्य सामने आया, तो वो लगातार छिपा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में आके चीज़ें छिपाते हैं, उसका अलग पहलू समझा जा सकता है कि यहाँ पर परिवार है, समाज, लेकिन नेपाल में आकर के भी ये इवेजन करना, छिपाना, फिर जो सीमा का बारे में लोगों ने बताया जिस तरह से, वही लीड कर रही थी। ये खबर हमको ये भी मिली, सारे खर्चे करना, सारा कुछ करना, मतलब सीमा आगे आगे चल रही थी, सचिन पीछे पीछे चल रहा था। यूँ समझ लीजिए कि सीमा को ही सचिन फॉलो कर रहा था। उसकी जो लीड इंस्ट्रक्टर थी सचिन की, वो सीमा खुद थी। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये मामला इतना सामान्य नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। इसमें कई सारी कड़ियां हैं और नेपाल उसकी एक अहम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर सवाल कई हैं और उनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। फौरन लौटते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए द इनसाइड स्टोरी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।